सस्पेंस के इस गहरे कोहरे में डूबी वॉशिंगटन की उस काली रात को कौन भूल सकता है, जब व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अचानक टेलीफोन की घंटी बजी और उसे कॉल ने अमेरिकी राष्ट्रपति के चेहरे की हवाइयां उड़ा दी है। खुद को ब्रह्मांड का विधाता समझने वाले अमेरिका को यकीन था कि उसके जासूसी विमानों और अदृश्य रडारों ने ईरान को चारों तरफ से घेरकर पस्त कर दिया है। लेकिन पर्दे के पीछे जो खौफनाक हकीकत आकार ले रही थी, उसने महाशक्ति के पूरे गुरूर को सरेआम नीलाम कर दिया। जब अमेरिकी जर्नल्स टीवी स्क्रीन पर अपनी झूठी बहादुरी के कसीदे पढ़ रहे थे, ठीक उसी वक्त तेहरान की अंडरग्राउंड लैब्स में कुछ ऐसा बारूद तैयार हो रहा था जिसकी कल्पना भी पेंटागन के सुपर कंप्यूटर नहीं कर पाए थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल एक अजीब और रूह कपा देने वाली खामोशी के बीच जो मिडिल ईस्ट का आसमान मिसाइलों की रोशनी से नहाया हुआ था, तब अमेरिका और इजराइल अपनी बड़ बोली आदतों के मुताबिक जश्न मनाने की तारीखें और देखा जाए तो उन्हें तय कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि प्रतिबंधों की बेड़ियों में जकड़ा ईरान उनके अत्याधुनिक हथियारों के सामने 2 दिन भी टिक नहीं पाएगा। मगर वो भूल गया कि जंगल में जब सन्नाटा छाता है तो शेर के आने की आहट होती है। जब वॉशिंगटन के नुमाइंदे अपनी जीत का ढोल पीट रहे थे, ठीक उसी समय ईरान के रक्षा विशेषज्ञों वैज्ञानिकों ने अमेरिका की पूरी सैन्य रणनीति को कबाड़ के ढेर में बदलने वाले गुप्त हथियारों का फाइल डच पूरा कर लिया था और अमेरिका को कानो कान भनक तक नहीं लगी। पेंटागन के अति सुरक्षित सिचुएशन रूम में जब अचानक खुफिया रेडलाइंस टिमटिमाने लगी, तब जाकर वहां मौजूद रक्षा विशेषज्ञों के पैरे के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्हें समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहे थे। जिस दुश्मन को वो मलबे के नीचे दबा हुआ मानकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, उसने जंग की इस भीषण आग को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और युद्ध के मैदान को एक लाइव टेस्टिंग लैब में तब्दील कर लिया। अमेरिका अपनी पुरानी धौंस और घमंड में यह देखना ही भूल गया कि घायल दुश्मन जो पलटवार करता है तो वो नियमों की किताबों से नहीं बल्कि अपनी पूरी वजूद की ताकत से लड़ता है। और ईरान ने ठीक यही करके अमेरिका की इजाजत का और इज्जत का पूरा कचरा उड़ाकर रख दिया। दुनिया को अचंभे में डालने वाली इस सनसनीखेज और खौफनाक दास्तान का पहला पन्ना उस वक्त खुला जब अमेरिका के बड़बोले रणनीतिकार अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने छाती ठोक कर कह रहे थे कि उन्होंने ईरान के नेतृत्व को खत्म करके उसकी रीढ़ की हड्डियां हमेशा के लिए तोड़ दी। मगर हकीकत के धरातल पर पासा पूरी तरह पलट चुका था और घायल सांप की तरह ईरान और भी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक हो चुका था, जिसने अमेरिका को एक ऐसी रणनीतिक शिकस्त दी, गूंज अगर देखा जाए तो जिसकी गूंज दशकों तक पश्चिमी देशों के कानों में पिघलते हुए शीशे की तरह गूंजती रहेगी। अमेरिका की हालत इस समय थूका हुआ चाटने जैसी हो गई है, जो दुनिया के सामने अपनी ताकत का दिखावा तो कर रहा है लेकिन अंदर से उसका पूरा सिस्टम खोखला साबित हो चुका है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। एक बार फिर से होर्मुज के बंद होने की खबर आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दे दी है कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो ईरान का भूगोल बदल देंगे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका ईरान का भूगोल बदलना चाहता है? एक तरफ पेंटागन का रक्षा भंडार खाली हो गया, हथियार भंडार खाली है। इजराइल एकला चलोरे की राह पर चल रहा है। वर्ल्ड लीडर्स अमेरिका के साथ नहीं और हमला करने के लिए मजबूत इरादा चाहिए, जो इतने लंबे जंग के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति के अंदर तो नहीं दिख रहा है। और अगर फिर भी किसी तरह इरादा बना भी लिया तो भूगोल बदलने के लिए ईरान को नक्शे से या तो मिटाना होगा या ईरान के टुकड़े करने होंगे। तो क्या यह अमेरिका कर पाएगा?
और अगर अमेरिका ने कोई ऐसा ऑपरेशन किया तो IRGC का पलटवार क्या होगा? क्योंकि ईरान कई बार कह चुका है कि वेलकम टू द हेल, नर्क में आपका स्वागत है। और डोनाल्ड ट्रंप को याद होगा कि इस जंग में अब तक अमेरिका के 55 प्लेन जमींदोज हो गए, जहाज मार गिराए गए। ट्रंप की पॉलिसी है धमकाओ, डराओ, प्रेशर में डालो और बात मनवाओ। लेकिन ईरान में यह पॉलिसी फ्लॉप रही है। तो क्या अमेरिका कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया को भी नहीं है? क्योंकि जंग के बीच खबर यह भी आई थी कि ईरान के अड़ियल रवैये की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज थे और न्यूक्लियर वेपन तक के इस्तेमाल को लेकर विकल्प देख रहे थे। तो क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसे पूरी दुनिया संकट में फिर से आ जाएगी? क्योंकि होर्मुज खुलते ही हम सभी ने राहत की सांस ली थी। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, लेकिन वो समझौता महज 96 घंटे के अंदर ही दम तोड़ता नजर आया। ईरान और अमेरिका में फिर से कतर मचा हुआ है। होर्मुज फिर से आग का दरिया बन गया, जहाज जल रहे हैं। मिसाइल और ड्रोन की कारण बारूदी गंध पूरे मिडिल ईस्ट में फैल रही है और पूरी दुनिया इस डर से आशंकित है कि कहीं होर्मुज फिर से बंद तो नहीं हो जाएगा, जहाजों की आवाजाही तो नहीं रुक जाएगी। क्योंकि लगभग 4 महीनों के बाद पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली थी। होर्मुज खुलने के बाद दुनिया के कई देशों में इंक्लूडिंग इंडिया पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगी हुई, गैस की कीमतें बढ़ गई। तो क्या एक बार फिर से यह खतरा बढ़ रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बयान दिया और इस बयान के बाद खलबली मच गई। ट्रंप ने कहा अगर ईरान नहीं मानेगा, हमला करता रहेगा तो ईरान का भूगोल बदल देंगे। ट्रंप ने क्या कहा है उसका लबोलुबाब देखिए आप। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी दी। ट्रंप ने कहा लगता है ईरान कभी नहीं सुधरेगा। ट्रंप ने कहा हम और संयम नहीं बरत सकते। पेशेंस जवाब दे रहा है, संभवतः हमें सैन्य अभियान को पूरा करना पड़ेगा। ईरान नहीं माना तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ईरान नहीं सुधरा तो उसका भूगोल बदल दिया जाएगा। ट्रंप धमकी दे रहे भूगोल बदल देंगे, लेकिन बहुत से लोग इस बयान को तवज्जो नहीं दे रहे। उनका कहना है कि ट्रंप नया क्या कर सकते हैं, बार बार धमकी देते हैं और उसके बाद यू टर्न करते हैं। इसमें नया क्या है? ट्रंप को भी पता है कि ईरान अपने रास्ते पर ही चलेगा। ईरान अडिग है और अड़ा हुआ है। ईरान भी जानता है कि ट्रंप के नेचर में है कि वो बार बार धमकाते हैं। लेकिन मैं इस डर से आशंकित हूं कि अगर को अमेरिका ने कल को कोई बहुत बड़ा कदम उठा लिया तो उसके बाद क्या होगा। ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास माइट नहीं है, उसके पास ऐसे हथियार नहीं है। अमेरिका के पास माइट भी है, अमेरिका के पास वैसे हथियार भी है, लेकिन ट्रंप अभी तक सिर्फ धमकी देते नजर आए हैं। इसलिए लोग इस बयान को भी, इस धमकी को भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। 21 मार्च को कहा कि ईरानी ऊर्जा ढांचे को नेस्तनाबूद कर देंगे। फिर कहा सकारात्मक बातचीत जारी है, हमले नहीं होंगे। 7 अप्रैल को कहा कि आज रात ईरान की सभ्यता खत्म कर देंगे। पाकिस्तान चीन के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। फिर कहा कि ईरान को आज रात धरती से मिटा देंगे 11 जून को। फिर कहा डील करीब है, हवाई हमलों को हमने रद्द कर दिया है। 28 जून को कहा कि ईरान नहीं माना तो हम भूगोल बदल देंगे। ईरान के सैन्य मुख्यालय के बंद कमरों में देखा जाए तो जब एक कड़ा और आधिकारिक बयान अचानक दुनिया के सामने आया तो उसने अमेरिका के उस झूठे और नकली सुपर पावर के मुखौटे को सरेआम नोच कर फेंक दिया। खुद ईरानी सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकर मियां ने बेहद तल्ख और कड़े लहजे में पूरी दुनिया को बता दिया कि ईरान ने इस युद्ध को केवल अपनी जान बचाने की रक्षात्मक लड़ाई नहीं माना, बल्कि इसे अपनी सैन्य तकनीक को दुनिया के सर्वोच्च पायदान पर ले जाने के लिए एक सुनहरे मौके के रूप में इस्तेमाल किया। ईरान ने साफ कर दिया कि जब अमेरिका और इजराइल सिर्फ पब्लिसिटी बटोरने में व्यस्त थे, तब तेहरान एक नया इतिहास लिख रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे पेचीदा, रहस्यमयी और अमेरिकी जर्नलों को सख्ते में डालने वाला मोड़ आया, वो ये था कि जब अमेरिकी वायुसेना आसमान से अंधाधुंध बम गिराने का बिल फाड़ रही थी, ठीक उसी वक्त
ईरान ने पर्दे के पीछे चुपचाप अपनी मारक क्षमता को कई गुना ज्यादा धारदार बना दिया था। इसे कहते हैं दुश्मन की छाती पर कोदो दलना। जहां एक तरफ अमेरिका इस मुकाबले अगर देखा जाए तो मुकालते में है कि उसे या फिर उसके हमले ईरान को घुटनों पर ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान अपनी सेना में बिल्कुल नई पीढ़ी के घातक हथियार शामिल करके अमेरिका के तबाही का मुकम्मल इंतकाम और इंतजाम भी कर रहा है। और वॉशिंगटन हाथ मलता रह गया। यानी कि ईरानी प्रवक्ता के इस सीधे और बेबाक खुलासे ने वॉशिंगटन के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से छीन लिया, जिसमें उन्होंने खुलकर बताया कि इस तथाकथित रमजान युद्ध के आखिरी दौर में ईरानी सशस्त्र बलों ने उन ड्रोनों को सीधे रणभूमि में उतार दिया जिन पर अब तक सिर्फ कागजों और कंप्यूटरों पर रिसर्च चल रही थी। अमेरिका, जिसे अपनी ऐतिहासिक जीत मानकर अपने पिछल्लू देशों के साथ जश्न मनाने की फिराक में था, वो दरअसल ईरान के गुप्त और विनाशकारी हथियारों का लाइव टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका था और अमेरिकी रडार बस तमाशा देखते रह गए। यानी कि जब पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ अमेरिकी मीडिया द्वारा दिखाए जा रहे मलबे और धुएं के गुब्बार पर टिकी हुई थी, तब तेहरान के गुप्त बंकरों में ऐसे आत्मघाती और अत्याधुनिक ड्रोन असेंबल किए जा रहे थे जो पहले के आराश 2 जैसे ड्रोनों से कहीं ज्यादा तेज, अदृश्य और अचूक है। अमेरिका के करोड़ों अरबों डॉलर के यानी कि देखा जाए तो पैट्रियट और थेट जैसे महंगे डिफेंस सिस्टम इन नए ईरानी ड्रोन के सामने महज खिलौना नजर आएंगे, क्योंकि इनकी मारक क्षमता को अमेरिकी तकनीक को मात देने के लिए ही खास तौर पर डिजाइन किया गया था, जिसने साबित कर दिया कि तकनीक पर अब अमेरिका का एकाधिकार खत्म हो चुका है। इस पूरी जंग के पीछे छिपे कड़वे सच और क्रोनोलॉजी को जब बारीकी से परखा गया तो पता चला कि ये पूरा खूनी ड्रामा 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था, जब अमेरिका और इजराइल ने अपनी ताकत के नशे में चूर होकर ईरान के खिलाफ एक तरफा सैन्य अभियान छेड़ दिया था। शुरुआती हमलों में जब ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई और कई बड़े सैन्य कमांडर मारे गए तो पश्चिमी मीडिया ऐसे उछल रहा था जैसे कि उन्होंने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया हो, लेकिन उनका ये बड़बोलापन बहुत जल्द उनके गले की हड्डी बनने वाला था। पेंटागन के बड़े बड़े अधिकारी जब इस शुरुआती कामयाबी पर शैंपेन की बोतलें खोलकर एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे थे, तब वो अपने अहंकार में ये भूल गए थे कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते और घायल शेर कभी चुप नहीं बैठता। ईरान ने इस बड़े और आत्मघाती झटके के बाद आंसू बहाने या शोक मनाकर बैठने के बजाय अपनी मिसाइलों का रुख सीधे खाड़ी देशों में बने और उन पर आलीशान और महफूज अमेरिकी सैन्य अड्डों की तरफ कर दिया, जहां बैठकर अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी चलाता है और दूसरों को डराता है। महज 40 दिनों के भीतर जब ईरान ने एक के बाद एक पूरे 100 चरणों में ताबड़तोड़ और विनाशकारी पलटवार किए, तब अमेरिका के अजय होने का भ्रमताश के पत्तों के महल की तरह ढह गया और दुनिया के सामने उसकी भयंकर फजीहत हो गई। ईरान ने चुन चुन कर उन अमेरिकी ठिकानों और इजराइल की धरती पर मिसाइलों की ऐसी बरसात की कि अमेरिका का तथाकथित आधुनिक सुरक्षा कवच हाफने लगा और सुपर पावर के सूरमा अपनी जान बचाने के लिए चूहों की तरह बंकरों की तरफ भागने लगे। जब वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं को यह अच्छी तरह समझ आ गया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और ईरान को अपनी धौंस में झुकाना उनके बस का रोग नहीं है, तब जाकर उनकी हैकड़ी ढीली हुई और वो समझने की भीख मांगने लगे समझौते की। आखिरकार 15 जून को पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने का एक बड़ा समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका को घुटनों के बल बैठकर ईरान पर लगे अपने कड़े 9 सैनिक प्रतिबंधों को हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो अमेरिका के मुंह पर एक ऐसा तमाचा था जिसे वो कभी भूल नहीं पाया और पाएगा भी। इस समझौते पर दस्तखत होने के तुरंत बाद ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी ने निकले बेबाक लेख ने व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक एक ऐसी खलबली मचा दी जिसकी उम्मीद अमेरिकी राष्ट्रपति को सपने में ही नहीं रही थी। इस लेख ने साफ लफ्जों में यह स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका चाहे जितने शांति समझौते और वार्ताओं का पाखंड रच ले, लेकिन तेहरान के पास अब अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। यानी कि क्योंकि वो अमेरिका की मुंह में राम बगल में छुरी वाली फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ है। एक
रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सामने लाई गई इस खुफिया और बेहद संवेदनशील रिपोर्ट में साफ तौर पर दलील दी गई थी कि अगर ईरान को अमेरिका और इजराइल जैसे शातिर और हमेशा पीठ पीछे वार करने वाले दुश्मनों के खिलाफ अपना वजूद बचाना है तो उसे हर हाल में न्यूक्लियर डिटरेंस यानी कि परमाणु प्रतिरोधक क्षमता हासिल करनी ही होगी। ईरान का मानना है कि जब तक उसके पास परमाणु बम की अचूक ताकत नहीं होगी तब तक अमेरिका बातचीत की मेज पर अपनी गुंडागर्दी दिखाने से बाज नहीं आएगा। इसलिए लोहा ही लोहे को काट सकता है। इस सनसनीखेज लेख के पन्नों में जो सबसे कड़वा और अमेरिकी साम्राज्य की पोल खोलने वाला सच लिखा था वो ये कि किसी भी स्वाभिमानी देश को मन की शांति और सुरक्षा की गारंटी केवल और केवल परमाणु शांति से ही मिल सकती है। ईरान ने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा कि केवल परमाणु संपन्न होने के बाद ही अमेरिका जैसे घमंडी और बड़बोले देश के साथ बराबरी के स्तर पर आकर आंख में आंख डालकर बात की जा सकती है, वरना अमेरिका हमेशा अपनी ताकत का रौब दिखाकर कमजोर देशों को दबाने का घिनौना खेल खेलता रहेगा। परमाणु शक्ति के इस नए और आक्रामक रुख ने अमेरिका के बड़े बड़े रणनीतिकारों को गहरी चिंता में डाल दिया है, क्योंकि इस लेख में साफ लिखा है कि परमाणु हथियार होने का मतलब युद्ध करना नहीं बल्कि शक्ति संतुलन बनाना है। जब अमेरिका और इजराइल को यह अच्छी तरह पता होगा कि अगर उन्होंने ईरान पर आंख उठाने की जरूरत की तो पलटवार में उनका खुद का नॉमिनेशन और नामो निशान इस धरती से मिट सकता है, तो वो अपनी मनमर्जी चलाना और दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बंद कर देंगे और युद्ध का दायरा अपने आप काबू में आ जाएगा। हालांकि अगर देखा जाए तो कूटनीति के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ईरान अभी भी बहुत फूंक फूंक कर अपने कदम रख रहा है और आधिकारिक तौर पर अपनी परमाणु नीति में किसी भी तरह के बदलाव से साफ इनकार करता है। तेहरान हमेशा की तरह अपनी पुरानी लाइन पर कायम है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इस खुफिया लेख ने अमेरिका को यह साफ संदेश दे दिया है कि उसकी दादागिरी के दिन अब गिनती से, अगर देखा जाए तो उसकी दादागिरी के दिन अब गिनती के बचे हैं और अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो उसे इसका बहुत भारी हजराना भुगतना पड़ेगा। दूसरी तरफ अमेरिका की इस पूरी जंग और सैन्य अभियान के पीछे की जो असली और घिनौनी मंशा थी वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होकर शर्मनाक हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी जनता के सामने यही रोना रोते रहे कि तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना ही वॉशिंगटन के सैन्य अभियान का सबसे मुख्य मकसद था, लेकिन नतीजा ये रहा कि अमेरिका की इस बेवकूफी भरी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान अपने परमाणु लक्ष्य के ओर ज्यादा करीब पहुंच गया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते जब अपनी झूठी पीठ थपथपाते हुए मीडिया के सामने यह हास्यास्पद दावा किया कि अगर ईरान के पास इस जंग के दौरान परमाणु बम होता तो वो पहले ही घंटों में उसका इस्तेमाल अमेरिका या इजराइल को मिटाने के लिए कर देता, तो पूरी दुनिया उनकी इस बचकानी दलील पर हंस रही थी। ट्रंप का यह कहना कि ईरान समझौते के तहत परमाणु हथियार न बनाने पर सहमत हो गया है महज अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की एक बेहद कमजोर कोशिश थी, जिसे कोई भी गंभीर देश घास डालने को तैयार नहीं था। जमीन पर जो हकीकत इस समय चल रही है वो ट्रंप के दावों और उनके हवाई किलों से बिल्कुल उलट है, क्योंकि समझौते के बावजूद दोनों तरफ तनाव की तलवार लगातार लटक रही है। अपने वादों से मुकरने की आदत से लाचार अमेरिका ने हाल ही में फिर से पीठ पीछे वार करते हुए ईरान के कुछ ठिकानों पर नए हवाई हमले किए, जिसके बाद बहरीन में सायरन गूंज उठे और कुवैत जैसे देशों को भी अपनी रक्षा के लिए तुरंत मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने पड़े, जिससे अमेरिका का शांति का मुखौटा उतर गया। यानी कि अमेरिका की इस नई धोखेबाजी और संघर्ष विराम के उल्लंघन के बाद ईरान के खतरनाक सैन्य संगठन IRGC ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए सुपर पावर को खुलेआम चुनौती दे दी। IRGC के कमांडरों ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने दोबारा अपनी पुरानी आदतों के तहत ऐसी कोई भी हिमाकत की तो उसे ऐसा जवाब मिलेगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी कांप उठेंगे। फिलहाल वॉशिंगटन और तेहरान दोनों ही इस समय एक दूसरे पर समझौते की धज्जियां उड़ाने का आरोप मंड रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का वही पुराना अड़ियल और धमकियों से भरा अंदाज एक बार फिर दुनिया ने देखा, जब उन्होंने फिर से भड़काऊ लफ्जों में कहा कि एक वक्त ऐसा आ सकता है जब हम और ज्यादा समझदारी दिखाने की स्थिति में नहीं होंगे। उन्होंने धमकी दी कि अगर हमें मजबूर किया गया तो हम सैन्य रूप से उस काम को पूरा कर देंगे जिसे हमने शुरू किया था और ईरान का वजूद ही मिटा देंगे। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल गए कि खोखली धमकियों से अब दुनिया डरा नहीं सकते। यानी कि ट्रंप चाहे जितने भी हवाई किले बना ले, लेकिन खुद उनके अपने देश के प्रतिष्ठित अखबार के अगर बात करें तो उसकी रिपोर्ट में अमेरिका के इस खोखले सुपर पावर के टैग की सरेआम धज्जियां उड़ाकर रख दी।
इस विस्तृत रिपोर्ट ने यह सनसनीखेज खुलासा किया है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के मध्य पूर्व में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक ऐसा गहरा जख्म दिया है जिसकी भरपाई करने और अपनी इज्जत बचाने में अमेरिका के बड़े बड़े जनरलों के पसीने छूट रहे हैं। जब यह भीषण जंग अपने चरम पर थी तब पेंटागन पूरी दुनिया के सामने सफेद झूठ बोल रहा था कि उनके ठिकानों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, मगर अब सच के इस भयानक उजाले में यह पूरी तरह साफ हो चुका है कि ईरान की सटीक मार करने वाली मिसाइलों ने बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े मुख्यालय को मलबे के ढेर में बदल दिया था, जिसने सरेआम साबित कर दिया कि अमेरिका के आलीशान और अरबों के बेस ईरान के सस्ते ड्रोनों के सामने लाचार। यानी कि सनसनीखेज तफिश के पन्नों को अगर पलटे तो साफ पता चलता है कि महीनों तक चली इस लड़ाई में कम से कम 20 अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बहुत ही गंभीर नुकसान पहुंचा है। इस बड़े खुलासे के बाद पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि उन्हें अब तक समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दुनिया भर में फैली अपनी चौकियों और अड्डों को ईरान के इन स्वदेशी और बेहद किफायती ड्रोनों की मार से आखिर कैसे बचाए। लेकिन इस पूरी जंग में अमेरिका की जिस सबसे बड़ी और रणनीतिक सैन्य संपत्ति की सबसे बुरी दुर्दशा वो है नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन, जो पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में अमेरिकी नौसेना का इकलौता और सबसे मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर जून तक ईरान ने इस बेस पर मिसाइलों की ऐसी सटीक बौछार की कि बेस का मुख्य कमांडर मुख्यालय, 1 दर्जन से ज्यादा इमारतें और 2 बेहद महंगे सैटेलाइट टर्मिनल पूरी तरह कबाड़ में बदल गए। यानी कि अपनी इस सरेआम हुई अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती से बचने के लिए अमेरिकी सेना के प्रवक्ता अब भी यही बहाना बना रहे हैं कि इस हमले में उनका कोई भी जवान नहीं मारा गया, क्योंकि उन्होंने ज्यादातर स्टाफ को पहले से ही वहां से निकाल लिया था। मतलब की यारी चौबे जी की सवाल। जब तक वॉशिंगटन को अपना स्वार्थ साधना था, जब तक उसे मिडिल ईस्ट के तेल के कुओं पर अपनी चौधराहट जमाए रखनी थी, तब तक इजराइल के हर छोटे बड़े गुनाह पर अमेरिका आंख मूंदकर पर्दा डालता रहा और दुनिया के हर मंच पर उसका ढाल बनकर खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही ईरान ने साथ पर्दे के पीछे चल रही अमेरिका की गुप्त गोटियां फिट हुई और उसकी लाचारी ने उसे एक समझौते की मेज पर लाकर खड़ा कर दिया। वॉशिंगटन के सुर और तेवर रातों रात इस कदर बदल गए कि कल तक सगा भाई आज अजनबी नजर आने लगा। अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस खुफिया और अचानक सामने आई डील ने इजरायली हुकूमत की रातों रात की नींद और दिन का चैन पूरी तरह उड़ा कर रख दिया। बेंजामिन नेतन्याहू की कैबिनेट के गद्दावर मंत्री अब सरेआम मीडिया के कैमरों के सामने आकर इस समझौते को अमेरिका का सबसे बड़ा पाखंड और पीठ में छुरा घोंपने वाली हरकत बता रहे हैं। और यही बगावती सूरत सुपर पावर अमेरिका के उस 7वें आसमान पर बैठे अहंकार को बुरी तरह छुप गई है, जो किसी की न सुनने का आदी। दुनिया भर के देशों को आपस में लड़ाकर जंग की आग में बेकसूरों को झोंककर दूर से तमाशा देखना और हथियार बेचकर अपनी तिजोरियां भरना तो अमेरिका की सदियों पुरानी और घिनौनी फितरत रही। लेकिन इस बार उसने वफादारी की सारी हदें और कूटनीतिक मर्यादाएं तार तार कर दी, जिसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कल तक वो ईरान की परमाणु ताकत और उसके मिलिशिया नेटवर्क के खिलाफ हुंकार भर रहा था, आज उसी इजराइल को अमेरिका के बीच मझधार में दुश्मनों के चक्रव्यूह के बीच अकेला बेसहारा छोड़ने की खुली धमकी देने पर उतर आया। व्हाइट हाउस की नई और शातिर चाल साफ साफ बयां करती है कि महाशक्तियों की दोस्ती महज पानी भर लिखी इबारत और कागजी नाव होती है, जो वक्त की लहरों और स्वार्थ का रुख बदलते ही बिना कोई वक्त गवाए डूब जाती है। जिस इजराइल ने अमेरिका के इशारों पर पूरे रीजन से दुश्मनी मोल ली, आज उसे ही अमेरिकी प्रशासन खलनायक बनाकर दुनिया के सामने पेश करने की साजिश रच रहा, ताकि उसकी अपनी कामियों अगर देखा जाए तो नाकामियों पर पर्दा डाल सके। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक सांडल्य के साथ। बात किसी को हजम नहीं हुई तो वो थे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू। अमेरिका और इजराइल के बीच तल्खी शुरू हो गई। इजराइल ने यहां तक कह दिया कि इजराइल जंग नहीं रोकेगा,
वो अमेरिका का गुलाम नहीं है। तो जवाब में अमेरिका ने कूटनीतिक हलकों में एक्शन लेना शुरू कर दिया। जरा मैं दिलचस्प कहानी डिटेल से आपको सुनाता हूं। अमेरिका और ईरान जंग में इजराइल इस वक्त साइडलाइन है और जब से जंग रुकी है, सीजफायर के बाद डील पर सहमति बनी है, तब से नेतन्याहू ने लेबनान में मिसाइलों की बारिश तेज कर दी है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कोई भी हो, किसी के कहने पर हम लेबनान से जंग नहीं रोकेंगे। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप उखड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्री को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया और कहा कि अमेरिका आने की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल को एक कमजोर राष्ट्र बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से कहा कि मैं नहीं होता तो पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ होती और तुम भीख मांग रहे होते। ट्रंप ने इजराइल को लेकर क्या कुछ कहा, इसके अलावा आपको खुद सुनवाते हैं। We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what happened? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without us, without the United States, there would be no Israel. यानी डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को कमजोर राष्ट्र बता रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं होता तो इजराइल तबाह हो गया होता। ट्रंप ने G7 समिट की एक बैठक में कहा कि नेतन्याहू लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई जरूरत से ज्यादा लंबी खींच रहे हैं। उन्होंने कहा लेबनान कभी एक देश था और अब वहां की हालत बेहद खराब हो गई है। ईरान समझौते में अलग थलग पड़े इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। पिछले 48 घंटे में अमेरिका ने नेतन्याहू को 4 बड़े झटके दिए और ये सभी बड़े झटके अमेरिका ने दिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिए। खुलेआम कह दिया ट्रंप ने कि अगर मैं नहीं होता तो इजराइल बर्बाद होता। मैंने आपको बयान भी सुनवाया। ट्रंप ने इजराइल को सीरिया से भी कमजोर बता दिया। ट्रंप के मुताबिक हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल से बेहतर सीरिया लड़ सकता है। नेतन्याहू के लिए ट्रंप का यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि अक्टूबर 2026 में इजराइल में प्रधानमंत्री का प्रस्तावित चुनाव है और अब तक नेतन्याहू अमेरिका के भरोसे इस चुनाव में जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ लिया है। और अगर एक बात और बता दूं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में चुनाव हार जाते हैं तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन हो सकता है, जांच आगे बढ़ाई जा सकती है और हो सकता है नेतन्याहू को जेल जाना पड़े। यानी नेतन्याहू के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब आपको बताते हैं इजराइल को कैसे अमेरिका बैक टू बैक झटके दे रहा है। सबसे पहले तो डील में ही इजराइल को अमेरिका ने शामिल नहीं किया और डील से ही दूर रखा। डील में अमेरिका ने इजराइल को न शामिल किया, न इजराइल की शर्तों को शामिल किया। ईरानी मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाना चाहता था इजराइल। खाड़ी देश अब्राहम अकॉर्ड में आए, यह भी चाहता था इजराइल, लेकिन इन दोनों शर्तों को अमेरिका ने डील में नहीं रखा और ना तो डील में रखा और ना ही डील की कॉपी दी। इजराइल ने अमेरिका से डील की MOU मांगी थी, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डील की कॉपी मांगी थी। अमेरिका ने इजराइल को कॉपी देने से भी इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ने में इजराइल कमजोर मुल्क साबित हुआ है। हिजबुल्लाह के खिलाफ तो सीरिया बेहतर तरीके से लड़ाई लड़ सकता है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू का भी मजाक उड़ाया और इजरायली डिफेंस फोर्सेस को भी आड़े हाथों ले लिया। ईरानी डील से पहले नेतन्याहू ट्रंप से मिलना चाहते थे। व्हाइट हाउस ने अभी उन्हें मिलने का वक्त नहीं दिया। डील के बाद उन्हें मिलने का वक्त दिया जा सकता है। पहले मुलाकात हुई तो नेतन्याहू फिर से इस डील को फंसा सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। वॉशिंगटन की इस गिरगिट की तरह रंग बदलती फितरत पर भी अब दुनिया भर के समझदार लोग थू-थू कर रहे हैं और उसकी साख का जनाजा निकल चुका है, क्योंकि जो बाइडेन के जाने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार ने भी इजराइल को सरेआम आंखें दिखाना और उसे अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया। इजराइल की सुरक्षा पर मंडराते खतरों और उसके जख्मों पर बेरहमी से नमक छिड़कते हुए अमेरिकी सत्ता के गलियारों से अब साफ साफ आवाजें आने लगी हैं। अगर हम नहीं हो तो तुम्हारा इस पूरी दुनिया में कोई माय बाप नहीं, तुम हमारे बिना एक दिन भी वजूद में नहीं रह सकते।
यह ऐसा कड़वा और अपमानजनक सच है जिसे निगलना किसी भी संप्रभु और स्वाभिमानी मुल्क के लिए अब पूरी तरह से नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन अमेरिका अपने इसी आर्थिक और सैन्य दबाव के दम पर तेल अवीव को घुटनों पर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इस पूरे कूटनीतिक तकरार और आपसी नफरत की आग को सबसे ज्यादा हवा दी है अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस के उस बेहद कड़े, तीखे और बदजुबान बयान ने, जिसने तेल अवीव के सियासी गलियारों से लेकर सैन्य मुख्यालयों तक में एक बहुत बड़ा भूचाल ला दिया। जेडी वैंस ने गुरुवार 18 जून को खुलेआम व्हाइट हाउस में पत्रकारों के हुजूम के सामने इजराइल को एक ऐसी गीदड़ भभकी दे डाली जिसे सुनकर अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक भी सुन्न रह गए। वैंस ने बेहद तल्ख और साफ लहजे में चेतावनी देते हुए कह दिया कि इजराइल को इस पूरी दुनिया में बचे अपने इकलौते, सबसे वफादार और सबसे ताकतवर जोड़ीदार यानी कि अमेरिका को नाराज करने की हिमाकत भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। जेडी वैंस के इस अहंकार से भरे बयान में अमेरिका का वो पुराना और घिसा पिटा सामंती घमंड साफ साफ झलक रहा था, जो दुनिया के हर उस मुल्क को अपना गुलाम और बंधुआ मजदूर समझने की भूल कर बैठता है, जिसकी वो कभी मदद करना ही अगर देखा जाए तो मदद करता है। वैंस ने सीधे तौर पर नेतन्याहू कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों को नसीहत और गुड़की देते हुए कहा कि वो अब भी वक्त है हकीकत को समझे और गहरी नींद से जागे, क्योंकि वॉशिंगटन की हवा का रुख अब पूरी तरह बदल चुका है और हमारी मेहरबानी के बिना तुम्हारी सुबह नहीं हो सकती। ये सीधे सीधे इजराइल की संप्रभुता और उसके आंतरिक फैसलों पर अमेरिका का एक ऐसा करारा तमाचा था जिसने दोनों देशों के बीच दशकों से बड़े विश्वास और रिश्तों की बची कुची अगर देखा जाए तो साग को भी हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाकर रख दिया। वॉशिंगटन के इस घमंडी दूत यानी कि वैंस की बदजुबानी यहीं पर आकर नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने अपने आका डोनाल्ड ट्रंप का कसीदा पढ़ते हुए इजराइल को ये तक एहसास करा दिया कि इस पूरी कायनात में ट्रंप के सिवा उनका कोई सच्चा खैर ख्वाह और मददगार बचा ही नहीं। वैंस ने सीना तान कर कहा कि इस समय पूरी दुनिया के नक्शे पर सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही ऐसे इकलौते राष्ट्र प्रमुख हैं जो इजराइल के अस्तित्व और उसकी समस्याओं के प्रति अपने दिल में थोड़ी बहुत सहानुभूति रखते हैं। और ये बात इजराइल को याद रखनी चाहिए कि संयोग से वही इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और विनाशकारी महाशक्ति के बेताज बादशाह भी हैं, जिनसे टकराने की कीमत बहुत भारी हो सकती है। इसके बाद जेडी वैंस ने जो अगला जुमला उछाला उसने तो इजराइल के राष्ट्रपति आत्मसम्मान को पूरी तरह से तार तार करके रख दिया और उसकी सेना के पराक्रम का खुला अगर देखा जाए तो खुलेआम मजाक उड़ाया गया। यानी कि वैंस ने सीधे तौर पर इजराइल को एक एहसान फरामोश मुल्क की तरह पेश करते हुए कहा कि तुम्हारी सेना आज सरहदों पर जो बारूद बरसा रही है और अपनी रक्षा कर रही है वो असल में हमारे टुकड़ों पर पल रही है और हमारी ही खैरात है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने आंकड़े गिनवाते हुए याद दिलाया कि पिछले 3 महीनों के भीतर इजराइल की रक्षा करने वाले कुल रक्षात्मक हथियारों में से 2/3 हिस्से का निर्माण खुद अमेरिकी कारखानों में अमेरिकी लोगों ने किया है और उन पर आने वाले अरबों डॉलर का पूरा खर्च अमेरिकी करदाताओं की जेब से टैक्स के रूप में लिया गया है। ये सुपर पावर अमेरिका का वो असली और डरावना चेहरा है जो पहले तो दुनिया भर में अपने हथियार बेचने के लिए जंग के हालत पैदा करता है, अपनी तिजोरियां भरता है और बाद में मुसीबत के वक्त उसी एहसान का सरेआम ढिंडोरा पीटकर सामने वाले मुल्क को पूरी तरह से सामने नीचे दिखाने से भी बाज नहीं आता। वैंस ने 2 टूक और सख्त शब्दों में कह दिया कि इजराइल की असली समस्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका का नया प्रशासन नहीं है, बल्कि इजराइल के वो सिरफिरे नेता है जो जमीन पर पैर रखने को तैयार नहीं और हवा में उड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग वॉशिंगटन को इस वक्त विलेन मान रहे हैं उन्हें अब अपनी आंखें खोलकर दुनिया की इस कड़वी और नई हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि बॉस कौन। अपनी इस बदजुबान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए गुरुवार को ही एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें सनसनीखेज इंटरव्यू में जेडी वैंस ने इजराइल के सबसे गद्दावर और दक्षिणपंथी मंत्रियों की सरेआम क्लास लगा दी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। वैंस ने सीधे तौर पर
इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच का नाम अपने मुंह से लेकर उन्हें पूरी दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल इन दोनों कट्टरपंथी मंत्रियों ने अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस हालिया शांति डील की खुलकर धज्जियां उड़ा दी थी और इसे इजराइल के साथ विश्वासघात बताया, जो वाशिंगटन के हुक्मरानों को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। वैंस ने इन इजरायली मंत्रियों की औकात बताते हुए उन पर तीखा तंज कसा और एक ऐसा सवाल दागा जिसने तेल अवीव को भीतर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने पूछा कि अगर तुम्हें इस शांति समझौते से इतनी ही बड़ी दिक्कत है तो तुम ही बताओ कि तुम्हारे पास इस अंतहीन जंग का क्या तोड़ या समाधान है। इस महज 90 लाख की आबादी वाला एक छोटा सा मुल्क हो जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा है और तुम अपनी हर राष्ट्रीय सुरक्षा समस्या का हल सिर्फ बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारकर या अंधाधुंध बमबारी करके नहीं निकाल सकते। अमेरिका का वो सबसे बड़ा और घिनौना दोहरा मापदंड है जो खुद तो वियतनाम से लेकर इराक और अफगानिस्तान तक आधी दुनिया को तबाह कर चुका है और आज जब खुद पर आचाई तो दूसरों को अमन और इंसानियत का खोखला पाठ पढ़ा रहा है। उधर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अब इजराइल पर अपने जुबानी तीर चलाने और उसे दुनिया के सामने बदनाम करने से कतई बाज नहीं आ रहे हैं और लगातार अपनी टोन बदल रहे हैं। कल तक जो ट्रंप चुनाव जीतने के लिए इजराइल के हर आक्रामक कदम की सराहना करते नहीं थमते थे और खुद को उसका सबसे बड़ा रक्षक बताते थे, आज वही ट्रंप अमेरिकी हितों के लिए इजरायली हमलों में हो रही मौतों को लेकर मगरमच्छ के आंसू बहाने लगे। लेबनान के भीतर घुसकर हिजबुल्लाह के आतंकी नेटवर्क के खिलाफ इजराइल की जो आक्रामक कार्रवाई कल तक सही थी, वो अब अचानक ट्रंप की आंखों में इस कदर खटकने लगी है कि वो सरेआम इजराइल को संयम बरतने और अपनी सीमा में रहने की नसीहतें दे रहे हैं। फ्रांस की खूबसूरत वादियों में हुई G7 शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप के भीतर का वो असली दोगलापन और कूटनीतिक पलटी मारने का अंदाज फिर से पूरी दुनिया के सामने उजागर हुआ जब उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इजराइल के युद्ध कौशल और उसकी रणनीति का सरेआम मजाक उड़ाया। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह के 2 अदने से ड्रोन रेगिस्तान में गिर जाते हैं और उनसे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता तो इजराइल को पागलों की तरह जवाबी कार्रवाई करते हुए बेरूत की पूरी गगनचुंबी इमारतों को जमींदोज करने की कोई जरूरत नहीं। ये पूरी तरह से गैर जरूरी और बचकाना कदम था। ट्रंप का ये हैरान करने वाला बयान साफ साफ दिखाता है कि अमेरिका किस हद तक अपने फायदे के लिए गिरगिट की तरह पल पल में रंग बदलता है और अपनी वफादारियों को बेच देता है। उन्होंने इजराइल को नीचा दिखाते हुए कहा कि वो इससे कहीं बेहतर, समझदार और सलीके वाले तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापार कर सकते हैं और उन्हें ये सीखना होगा। अपनी इसी बात का ढिंढोरा पीटने के लिए ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट डाल दी जिसमें उन्होंने अपनी पीठ थपथपाते हुए इजराइल, लेबनान और हिजबुल्लाह समेत कई तमाम मोर्चे पर तुरंत और पूर्ण सीजफायर यानी कि युद्ध विराम लागू करने की वकालत कर दी ताकि वो खुद को दुनिया के सामने शांतिदूत साबित कर सके। लेकिन वॉशिंगटन के इस भारी दबाव और धमकियों के आगे इजराइल भी रस्सी चल गई पर बल नहीं गया कि कहावत को पूरी तरह से चरितार्थ कर रहा है और घुटने टेकने को तैयार नहीं। अमेरिकी धमकियों और हथियारों की सप्लाई रोकने की परोक्ष चेतावनियों के बावजूद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी हुकूमत के सामने झुकने से साफ और दो टुक शब्दों में इनकार कर दिया है। नेतन्याहू ने वॉशिंगटन को उसकी भाषा में करारा जवाब देते हुए पूरी दुनिया के सामने ऐलान किया है कि भले ही वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कोई भी गुप्त या खुला समझौता हो जाए, इजराइल दक्षिणी लेबनान में अपने खून पसीने और सैनिकों की शहादत से बनाए गए कब्जे वाले सुरक्षा क्षेत्र से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाला, चाहे इसके लिए अंजाम कुछ भी हो। नेतन्याहू का ये अड़ियल, सख्त और बेबाक रुख असल में अमेरिकी हुकूमत के उस घमंडी मुंह पर एक ऐसा करारा तमाचा है जो ये गलतफहमी पाले बैठी थी कि अपने चंद डॉलरों और घातक हथियारों की भीख के दम पर वो तेल अवीव को तकरीर और उसकी सन प्रभु का फैसला अपनी मर्जी से लिख देगी। इजराइल ने अपने इस कड़े रुख से साफ कर दिया है कि उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा की शर्तें और सरहदों की लकीरें वॉशिंगटन की यानी कि वातानुकूलित बंद कमरों में बैठकर तय नहीं होगी, चाहे इसके लिए उसे अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट का सामना करने पड़े या दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति से सीधी और आर पार की जंग ही क्यों न लड़नी पड़े।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस बेहद पेचीदा और रोमांचक ड्रामे के बीच इस अमेरिका ईरान डील पर ईरान के नए और रहस्यमयी सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई का भी पहला और बेहद बड़ा बयान सामने आ चुका है, जिसने जलती हुई आग में घी डालने का काम किया है। मोज्तबा खामनेई ने अपने इस बयान में अमेरिका के खोखले सुपर पावर होने के दम धज्जियां उड़ाते हुए दावा किया कि इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस कदर परेशान थे कि उन्होंने अपनी लाचारी और बेबसी में ईरान को मनाने के लिए अपने सारे कूटनीतिक हथकंडे, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना डाले थे। मोज्तबा खामनेई ने यह कहकर अमेरिका के तथाकथित वैश्विक दबदबे और उसकी अकड़ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है कि वॉशिंगटन इस वक्त आर्थिक और सैन्य मोर्चे पर बुरी तरह लाचार हो चुका है और ट्रंप ने लगभग घुटनों पर आकर हर तरफ का परोक्ष दबाव और तरीका आजमाया ताकि ईरान किसी भी तरह इस डील पर दस्तखत करने के लिए राजी हो जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस समझौते को अपनी अंतिम मंजूरी तो दे दी है, लेकिन साथ ही अमेरिका को उसकी हैसियत याद दिलाते हुए ये भी साफ कह दिया है कि इस पूरे मुद्दे पर उनकी अपनी निजी राय अमेरिकी शर्तों से बिल्कुल अलग थी और वो इस झांसे में नहीं आने वाले। उन्होंने आगे की रणनीति का खुलासा करते हुए साफ कहा कि उन्होंने इस डील को सिर्फ और सिर्फ इसलिए आगे बढ़ाने की इजाजत दी क्योंकि ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से ये पुख्ता भरोसा और लिखित गारंटी दिलाई थी कि इस समझौते के जरिए ईरानी आवाम के अधिकारियों और उनके परमाणु हितों और उनकी संप्रभुता की हर हाल में रक्षा की जाएगी और अमेरिका का कोई भी दबाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। मोज्तबा का ये आक्रामक बयान साफ तौर पर दिखाता है कि ईरान ने ये पूरी बाजी अंतर्राष्ट्रीय बिसात पर अपनी शर्तों पर जीती है, जबकि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ दुनिया के सामने अपनी डूबती हुई लाज और इज्जत बचाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इसके अलावा ईरान के सुप्रीम लीडर ने एक और ऐसी बड़ी और दूरगामी बात कह दी है जिसने वॉशिंगटन के पेंटागन से लेकर CIA के मुख्यालय तक सबके कान खड़े कर दिए हैं और उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। और लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को